दोस्तों, सन 1977 में मानव इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशन को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिसका मकसद हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को 40 से अधिक सालों का समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जियांट्स और उनके मून्स का अध्ययन कर उनकी कई तस्वीरें ली, साथ ही ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट भी बन गए, जहां आज तक कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रेवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 सालों का समय लग जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रेवल कर दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साइंस फाई मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस्ड रैप ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सभ्यता कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लानिट तक का सफर तय करती है। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सकें। ऐसे में कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सी में मौजूद तारों के सफर की कल्पना तो छोड़ ही दी जाए, पर क्या रैप ड्राइव की मदद से लाइट स्पीड में ट्रेवल करने और वर्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रेवल संभव नहीं है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रेवल संभव है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट है, जिसके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्टेरॉयड से दूसरे एस्टेरॉयड, एक डॉर्फ प्लैनेट से दूसरे डॉर्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं, जिसके अनुसार हम एक विशाल जनरेशन शिप का निर्माण करें, जहां इंसान कई जनरेशन तक रह सके और इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सके। नंबर 1, ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड्स। अक्टूबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में मौजूद अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रैजेक्टरी अब तक हमारे सौरमंडल में देखे गए किसी भी एस्टेरॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जो कि दूर आकाशगंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सौरमंडल की ओर आया था। जिसके बाद अगस्त 2019 में फिर एक बार ऐसे एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया, जिसे 21 बोरिसोव नाम दिया गया। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे ही कई इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड और कॉमेट हमारे सौरमंडल में दाखिल होते हैं, जिसमें से ज्यादातर बिना डिटेक्ट हुए ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर कुइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड में भी ऐसे कई डॉर्फ प्लैनेट और एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जो कि या तो एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकें या इस पर किसी तरह का ह्यूमन बेस बना सकें, तो हम इन एस्टेरॉयड पर सवार होकर दूर आकाशगंगा में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक का सफर तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्टेरॉयड्स के डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं होगा और साथ ही इस तरह के किसी भी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। नंबर 2, जनरेशन शिप। इंटरस्टेलर ट्रेवल का दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्लो और इनडायरेक्ट मेथड है। हम अभी तक जान चुके हैं कि इंटरस्टेलर ट्रेवल में बेहद ही ज्यादा समय लगता है। ऐसे में दूर किसी स्टार सिस्टम की यात्रा को एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्पेसशिप का आइडिया दिया जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों साल लंबे इंटरस्टेलर ट्रेवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशंस रह सकेंगी, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाए तो इसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रख सके। यह स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद होगा। इस स्पेसशिप की स्पीड भले ही लाइट स्पीड जितनी नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशन
जनरेशन के लिए ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशालकाय स्पेसशिप को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेसशिप को हमें स्पेस में ही असेंबल